नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जो नवगठित जिले हैं, 17 नवगठित और 2 पूर्णतया पुनर्गठित जिले, यानी कि कुल जो 19 जिलों का गठन हुआ है, उन जिलों के बारे में हम जिला दर्शन के रूप में पढ़ेंगे। क्योंकि आगामी आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो तृतीय भर्ती परीक्षा हो या सीईटी हो या फिर अन्य भर्ती हो, पशु परीक्षा हो, कोई भी XYZ, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर कहीं तक भी आपके सामने यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ आपने देखा है कि साफ साफ ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है अधीनस्थ चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कि भैया आगामी भर्ती परीक्षाओं में नए जिलों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो बेस बनेगा, एक आधार बनेगा, तो हमें भी ये परिवर्तन स्वीकार करना है और उसी के साथ साथ आगे बढ़ना है। इसी जिला दर्शन की सीरीज में दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं नीम का थाना जिला। तो हेडिंग बनाओ एक बार, हम बात करेंगे नीम का थाना जिला का थाना जिला। अब सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस जिले के गठन को लेकर। किसको लेकर? गठन को लेकर अपन बात करेंगे। सुनो बच्चों, नीम का थाना जिला है या राजस्थान में जितने भी नए जिले हैं ना, उन सभी के गठन के लिए कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी वो दी थी 4 अगस्त को, और इनकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? 5 अगस्त को। और ये अधिसूचना लागू कब हुई थी? क्या कहोगे? 7 अगस्त 2023। तो ये सारी घटनाएं जो बताएंगे ये 2023 की हैं। तो वास्तव में हम नीम का थाना जिले के गठन की बात करें तो इसका गठन है वो कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को हुआ। और ध्यान रखना भैया, न केवल नीम का थाना बल्कि सभी जिलों को इसी आधार पर याद रखना है कि उन सबका गठन हुआ है 7 अगस्त 2013। ठीक, 23। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि नीम का थाना जिला है ना, इसका गठन है वो कितने जिलों से हुआ है? क्या कहोगे? 2 जिलों से। 2 जिलों से हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना कि नीम का थाना जिला का गठन है वो कितने जिलों से हुआ है? क्या कहोगे? 2 जिलों से। वो 2 जिले कौन कौन से हैं समझना बहुत जरूरी है, और उन जिलों से कौन कौन सी तहसीलें, कौन कौन से क्षेत्र लिए गए हैं। तो क्या कहोगे? एक तो जिला है सीकर। कौन सा है? सीकर है। और दूसरा जिला कौन सा है? क्या कहोगे बच्चों? झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। इस तरीके से आप देखोगे कि नीम का थाना जिले का गठन है वो कितने जिलों से हुआ है? क्या कहोगे? 2 जिलों से, सीकर और झुंझुनू। अब देखो, जब नीम का थाना जिले का गठन किया गया तो इसमें 4 उपखंड बनाए गए हैं और कुल कितनी तहसीलें बनाई गई हैं? 5 तहसीलें बनाई गई हैं। तो ध्यान रखना, नीम का थाना जिला, इसमें उपखंड उपखंड कितने हैं बच्चों? क्या कहोगे? 4। और इसमें तहसीलें कितनी हैं? तहसीलें कितनी हैं? क्या कहोगे? 5। क्लियर? मैं आपको सबसे पहले इसमें जो 4 उपखंड हैं उनके बारे में बताता हूं कि वो 4 उपखंड कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे क्या याद रखोगे बच्चों? नीम का थाना। नीम का थाना एक तो उपखंड ये बना है। क्लियर है? और ध्यान रखना, हम इस नीम का थाना जिले का भौगोलिक स्वरूप के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीजों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, यानी कि एक संपूर्ण ओवरव्यू के रूप में हम अध्ययन करने वाले हैं। एक तो क्या कहोगे? नीम का थाना। नंबर 2 पे बात करता हूं तो श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। क्लियर है? तो दूसरी बात याद रखनी है श्री माधोपुर। तीसरी बात करते हैं तो उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। और चौथे पे बात करते हैं उपखंड, तो क्या कहोगे? खेतड़ी। खेतड़ी। क्लियर है? इन 4 उपखंडों के अंतर्गत
कुल कितनी तहसीलें आती हैं? 5 तहसीलें आती हैं। वो 5 तहसीलें कौन कौन सी, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखो नीम का थाना उपखंड है ना, इसमें 2 तहसीलें आपके सामने आती हैं। एक तो स्वयं कौन है, नीम का थाना, कौन है, नीम का थाना। और दूसरी जो तहसील आती है वो है पाटन। कौन सी है? पाटन। इस तरीके से नीम का थाना में कितनी आ गई है? 2। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। इसमें कितनी तहसीलें हैं? 2। एक तो नीम का थाना और दूसरी कौन सी है? पाटन। क्लियर है? इसके बाद देखो श्री माधोपुर उपखंड में तहसील भी कौन सी है? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। उदयपुर वाटी में कौन है? उदयपुर, उदयपुर वाटी ही है। और खेतड़ी में कौन है? खेतड़ी। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें कुल कितनी तहसील है? 5। अब ये जो 5 तहसीलें और ये जो 4 उपखंड हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन बनता है वो कि नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये दोनों के दोनों उपखंड हैं, ये कहां से लिए गए हैं? क्या कहोगे? सीकर, सीकर जिले से। कौन से जिले से? तो सीकर जिले से नीम का थाना जिले में उपखंड कितने? 2। लेकिन बच्चों यदि तहसीलों की बात की जाए तो इसमें तहसीलें कितनी ली गई हैं? क्या कहोगे? 3। नीम का थाना जिले से तहसीलें कितनी हैं? 3। और उपखंड कितने हैं? 2। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सभी बच्चे ये कहां से आए? तो यहाँ पे अगली बात हमारी वही चलेगी कि साहब उदयपुर वाटी और खेतड़ी उपखंड और तहसीलें, ये दोनों कहां से ली गई हैं? क्या कहोगे? झुंझुनू से। झुंझुनू से ली गई है। तो यहां से एग्जामिनर कैसे भी आपसे घुमा फिरा के बात करे, सीधी बात करे, टेढ़ी बात करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पूछे कि नीम का थाना, सॉरी, सीकर जिले से कितने उपखंड नीम का थाना जिले में लिए गए? उपखंड 2, तहसीलें कितनी? 3। या क्वेश्चन ऐसे पूछे नीम का थाना उपखंड में कितनी तहसीलें आती हैं? 2 तहसीलें आती हैं, नीम का थाना और पाटन। पाटन एक नवगठित तहसील है, ध्यान रखना। पाटन कैसी तहसील है बच्चों? ये एक नवगठित तहसील है, यानी कि जिला बनाया गया तो यहाँ पर एक और ये नई तहसील बनाएगी जो नीम का थाना जिले में से ही बनाएगी है। चलो ये बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब देखो इसके यदि एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो हालांकि इनका क्षेत्रफल कोई फिक्स दिया नहीं गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं, लगभग इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 3000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि यदि तहसीलों का एरिया निकालते हैं तो वो लगभग 3031 वर्ग किलोमीटर बैठता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना बैठता है? 3000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के आसपास। हालांकि इनके, मैं फिर बोल रहा हूं, फाइनल आंकड़े नहीं दिए गए हैं। जिस दिन फाइनल आंकड़े आ जाएंगे हम इनके आगे की भी बातें कर लेंगे। अच्छा चलो इतनी बात होगी साहब, हाँ होगी। तो आगे क्या बात करेगा कि ये जो नीम का थाना जिला है ये कौन से संभाग में आता है? तो क्या कहोगे? यह सीकर, सीकर संभाग, सीकर संभाग के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से संभाग में आता है? सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये तो बेसिक सी बात थी। अब देखो ये जो नीम का थाना एक नवगठित जिला है, ये सीमावर्ती जिला है या आंतरिक जिला? इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, नीम का थाना जिला है, ये कैसा जिला है? क्या कहोगे? सीमावर्ती, सीमावर्ती जिला है। बहुत अच्छी बात है बेटा, सीमावर्ती जिला है। तो बताओ किसके साथ सीमा बनाता है? तो क्या कहोगे? यह हरियाणा, हरियाणा के साथ,
हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। कौन से स्टेट के साथ सीमा बनाता है? क्या कहोगे? हरियाणा के साथ ये बाउंड्री बनाता है या सीमा बनाता है। इतनी सी बात आपके दिमाग में आ गई, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब देखो, अब इसके अंदर घुसेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में भविष्य में इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर कहां कहां से क्वेश्चन पिकअप कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो, यदि नीमका थाना जिले में यदि नदियों की बात करता है, किसकी बात करता है? नदियों की बात करता है, तो महत्वपूर्ण नदी एक ही है, लेकिन आप एक नदी की और भी बात कर सकते हो, मैं डैम के साथ ही आपको बता दूंगा। तो देखो, इस जिले की प्रमुख नदी, इस प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? कांतली, कांतली नदी। हालांकि कांतली नदी है ना, ये सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर नीमका थाना जिले में बहते हुए और झुंझुनू जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये आंतरिक परवा क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, लगभग 100 किलोमीटर एरिया में ये रहती है। और कांतली नदी है ना, इसके परवाह क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। चलो, इस क्षेत्र की या इस जिले की प्रमुख नदी कांतली नदी। ये जो कांतली नदी है ना, इस पर दो दो बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हैं। चलो भैया, वो दो बांध कौन कौन से हैं? तो एक तो क्या कहोगे आप? कोट बांध। कौन सा? कोट बांध। या बच्चों सुनो रे, इसी कोट बांध को क्या भी कहते हैं? सरजू, सरजू सागर बांध। इसी कोट बांध को बेटा क्या भी कहते हैं? सरजू सागर बांध कहते हैं। कोट सागर या सरजू सागर बांध है ना, ये कौन सी तहसील में है? क्या कहोगे? उदयपुर, उदयपुर वाटी तहसील में है, उदयपुर वाटी तहसील में है। अब समझने वाली बात यह है कि पहले ये कौन से जिले में आता था? झुंझुनू जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं तो ये कौन से जिले में आता है? क्या कहोगे? ये आता है नीमका थाना जिले में। दूसरा, इस पर एक और डैम बना हुआ है, वो बांध कौन सा है? क्या कहोगे? अजीत, अजीत सागर, अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध। ये लगभग 1889 से 1891 के बीच में बनाया गया ये बांध है। और ये कहां पर है? ये खेतड़ी में है। कहां पर है? खेतड़ी में है। अब समझने वाली बात ये भी है, पहले ये जो खेतड़ी है ना, ये कौन से जिले में हुआ करती थी? झुंझुनू जिले में। तो ये बांध भी कौन से जिले में था? झुंझुनू जिले में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये कौन से जिले में आ गया है? क्या कहोगे? ये नीमका थाना जिले में आ गया। और इसी नीमका थाना में एक और डैम है भैया, वो है रायपुर बांध। इंपॉर्टेंट बात, रायपुर, रायपुर बांध, रायपुर बांध। ये कौन से जिले में है? ये भी बेटा नीमका, नीमका थाना जिले में है। ठीक है, नीमका थाना जिले में पाटन के आसपास पड़ता है। और ये वहां की एक छोटी नदी है कसावती नदी, उस पर बना हुआ है ये रायपुर बांध। ये कौन सी नदी पर है? कसावती, कसावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना हुआ बच्चों? कसावती नदी पर। तो देखो, अब जैसे ये जिला छोटा जिला बन गया है, और फिर इस जिले में से खोद खोद के क्या निकाले जाएंगे? क्वेश्चन निकाले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बड़ी खूबसूरती से आपसे पूछा जाएगा, तो इसको उसी आधार पर समझना भी है और बेहतरीन तरीके से आपको जवाब भी देना है। तो रायपुर बांध नीमका थाना जिले में पाटन के पास कौन सी नदी पर बनता है? कसावती नदी पर। इतनी सी बात याद रखनी है। बोलो यस और नो, ये याद रख लोगे। अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है इस जिले को लेकर, और वो पॉइंट बनता है आपका, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है मालकेतु पर्वत। देखो, मालकेतु पर्वत को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है, सुनो।
मालकेतु, मालकेतु पर्वत। यहां एक गलती नहीं करनी है बेटा, एक है मालखेत की पहाड़ियां। मालखेत की पहाड़ियां हैं, वो कौन से जिले में है, क्या कहोगे, वो सीकर जिले में है। जबकि मालकेतु पर्वत है, ये पहले झुंझुनू में था, अब कहा गया नीम का थाना में। मालकेतु पर्वत ये उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी बोले तो नीम का थाना, क्योंकि उदयपुर वाटी तहसील है, ये नीम का थाना जिले में आती है। इज इट क्लियर? और देखो मालकेतु पर्वत है ना, इसमें हर्ष की पहाड़ियां हैं, सॉरी माफ करना, इसमें लोहागढ़ की पहाड़ियां हैं, लोहागढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? लोहागढ़ की पहाड़ियां हैं। ये मालकेतु पर्वत है ना, ये एक ऋषि हुए मालकेतु ऋषि, उनकी तपोस्थली रहा है, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहते हैं अपन, मालकेतु पर्वत। इसके अलावा देखो ये उदयपुर वाटी में है, इसी मालकेतु पर्वत क्षेत्र में लोहागढ़ की पहाड़ियां हैं। देखो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, लोहागढ़ की पहाड़ियां उदयपुर वाटी नीम का थाना में है। अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या समझनी है, लोहागढ़ की पहाड़ियां ना, यहाँ लोहागढ़ एक कुंड है। क्या है यहाँ पर? लोहागढ़ एक कुंड है। इन पहाड़ियों के बीच में एक लोहागढ़ कुंड है, जो अपने आप में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र तीर्थ स्थल है। और ये जो लोहागढ़ कुंड है ना, इसमें आप देखते हो कि अभी सावन का महीना चल रहा है ना, सावन के मास में लोग यहाँ से कावड़ लेके जाते हैं, और इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। लोहागढ़ कुंड, ध्यान रखना इसके बारे में, क्या कहोगे, इसे शेखावाटी का हरिद्वार, इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। यदि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा शेखावाटी का हरिद्वार किसे कहते हैं, लोहागढ़ कुंड को। यहाँ पर मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने हथियारों को इसी कुंड में लाकर डुबो दिया था, या छोड़ दिया था, या इसी में लाकर गला दिया था। इसलिए इसे लोहे को गला देने के कारण कहते हैं लोहागढ़ कुंड। क्लियर है? अब देखो खेतड़ी को लेकर कुछ बातें बनती हुई इस जिले में। खेतड़ी बहुत ही ऐतिहासिक भी है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खेतड़ी बिल्कुल अरावली की वादियों के बीचों बीच बसा हुआ एक शहर है। अरावली के मध्य बसा शहर है। आप देखोगे लगभग चारों ओर से ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस खेतड़ी, जो आज एक तहसील भी है वैसे तो, इस खेतड़ी के कुछ उपनाम है भैया। खेतड़ी, इसके आपसे पूछे उपनाम, इसके यदि आपसे उपनाम पूछे जाते हैं तो एक तो इसे कहते हैं ताम्र नगरी। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। दूसरा इसे कहते हैं विवेकानंद नगरी कहते हैं। इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं, और कहते क्या है बच्चों, इसे विवेकानंद नगरी के नाम से भी जानते हैं। विवेकानंद नगरी इसलिए कहते हैं कि मान्यता नहीं, ये फैक्ट है कि जब शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने के लिए
स्वामी विवेकानंद जी गए थे। स्वामी विवेकानंद जी के वहां पहुंचने की संपूर्ण व्यवस्था खेतड़ी के शासक अजित सिंह द्वारा की गई थी। तो वो यहाँ रुके थे कुछ समय के लिए, इसलिए इसे विवेकानंद नगरी के नाम से जानते। तो ये छोटी सी बात इसके बारे में और याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हम इस जिले में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल या सभ्यताएं देखते हैं। इस जिले के पुरातात्विक स्थल है, इस जिले के प्रमुख पुरातात्विक, या हम कहें कि प्राचीन मानव सभ्यताएं। जब पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे, प्राचीन मानव सभ्यताओं की बात करते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है। मोस्टली आप हर बार 2 पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ो इनको। एक तो देखो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना में है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो ये कौन सी सभ्यता रही है? ताम्रयुगीन सभ्यता रही है गणेश्वर सभ्यता। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे सुनारी सभ्यता। ये भी कांतली नदी के किनारे है, खेतड़ी में पड़ती है। ये भी कौन से जिले में आ गई है? नीम का थाना जिले में। और ये लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता, ये कौन सी सभ्यता है? क्या कहोगे? लोह युगीन सभ्यता। एक और है गुरारा सभ्यता, नीम का थाना में ही है। सभ्यता कहां पर पड़ती है? भी नीम का थाना में। और ध्यान रखना, यहां से 2744 पंचमार्क चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। ध्यान रखना, यहां से 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हैं। ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, इस सभ्यता के बारे में मैं 2 बातें बताता हूं। यहाँ पर 2 कंजर्वेशन रिजर्व भी हैं। यहाँ पर क्या है? 2 कंजर्वेशन रिजर्व, जहां वन्य जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? वन्य जीवों को संरक्षण। एक तो कौन सा है? बंसीयाल कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। बंसीयाल है, ये खेतड़ी के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व है। एक तो कौन सा? बंसीयाल कंजर्वेशन रिजर्व। इसको भी कुछ ऐसे लिखो, रिजर्व। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? क्या कहोगे? मनसा माता कंजर्वेशन
रिजर्व। ये दो कंजर्वेशन रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व और बंसीयाल कंजर्वेशन रिजर्व। इज इट क्लियर है? इतनी सी बात ध्यान में। अब देखो यहाँ पर दो मंदिर भी हैं, उनको भी लेकर बात करना। तो प्रमुख मंदिर है इस जिले के, इस जिले के दो प्रमुख मंदिर, एक तो क्या कहोगे, सुंदरदास जी का मंदिर, सुंदरदास जी का मंदिर। कौन सा है? सुंदरदास जी का मंदिर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक तो, ठीक है। ये खेतड़ी के पास ही पड़ते हैं, बबाई के पास। ये कहां पर है सुंदरदास जी का मंदिर? ये बबाई के पास है, ठीक है। और दूसरा रामेश्वर दास जी का मंदिर, रामेश्वर दास जी का मंदिर। दूसरा कौन सा बच्चों? रामेश्वर दास जी का मंदिर। दो मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन से जिले में? नीमका थाना जिले में, ध्यान रखना। और ये भी खेतड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खेतड़ी के अंतर्गत आता है, खेतड़ी तहसील में पड़ता है, ठीक है। चलो इतनी सी बात यदि क्लियर होगी तो खेतड़ी में यहाँ पर देखोगे, एक और बात बताता हूँ, यहाँ की इस जिले की प्रमुख झील, इस जिले की, मतलब कौन से जिले की? नीमका थाना। इस जिले की प्रमुख झील पूछी जाए तो क्या कहोगे? पीथमपुरी, पीथमपुरी झील। और ये पीथमपुरी झील है, ये नीमका थाना के पास पड़ती है। नीमका थाना के पास पड़ती है बच्चों, नीमका थाना के पास पड़ती है पीथमपुरी झील। और ये पीथमपुरी झील है ना, ये कैसे पानी की है? खारे पानी की है। ये भी याद रखना, कैसे पानी की झील है? ये खारे पानी की झील है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इस जिले में पन्ना शाह का तालाब है, पन्ना शाह का तालाब। ये पन्ना शाह का तालाब है ना, ये कहां पड़ता है? आप क्या कहोगे? ये खेतड़ी में है, खेतड़ी में है। और इसी के किनारे स्वामी विवेकानंद जी के महल बने हैं। विवेकानंद के महल बने हुए हैं। किसके महल बने हुए हैं? विवेकानंद के महल। कौन से? पन्ना शाह के तालाब के किनारे। कहां पर? खेतड़ी में। तो ये दो चीजें याद रखनी है, पीथमपुरी झील और पन्ना शाह का तालाब, दोनों के दोनों कहां पर है? खेतड़ी में है, ठीक है। बांध मैंने आपको बता दिया है। इस जिले में एक गोरीर गांव है, खेतड़ी तहसील में पड़ता है, जहां पर 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। गोरीर गांव कहां पड़ता है? ये खेतड़ी में पड़ता है। और ध्यान रखना, यहां 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। 100 किलोवाट का यहाँ पर आपको सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। एक और ध्यान रखना भैया, जिला बन गया तो छोटी छोटी बातें जिले की उठाएगा। खेतड़ी में राम और लक्ष्मण का एक मंदिर है, और उसमें राम और लक्ष्मण दोनों के क्या दिखाई गई है? मूछें दिखाई गई हैं। तो मूछों वाला राम व लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर है? खेतड़ी में। एक और बात ध्यान रखना,
अल्लाह राम व लक्ष्मण का मंदिर। तो मूंछों वाला राम व लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर है? क्या कहोगे? खेतड़ी में। कहां पर है? खेतड़ी में है। इसके अलावा देखो खेतड़ी की बात करते हैं तो यहाँ परमहंस रामकृष्ण परमहंस मठ भी है। यहाँ पर राम कृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस मठ भी है। खेतड़ी में भोपालगढ़ दुर्ग भी है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। भोपालगढ़ दुर्ग, ये गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। और ये भी कहां पर है? स्टडी में आपको देखने को मिलेगा भोपालगढ़ दुर्ग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भोपालगढ़ दुर्ग कहां पर? खेतड़ी में है। ठीक है। इसके अलावा देखो पंसारी की हवेली कहां पर है? क्या कहोगे? श्री माधोपुर में। सुनो आगे कुछ फैक्ट चीजें बता देता हूं। क्या कहोगे आप? पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली कहां पड़ती है? श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर में। अब देखो जब श्री माधोपुर की बात आ गई ना तो ध्यान रखना बच्चा, श्री माधोपुर है ना, यहाँ एक गांव है, यहाँ क्या है कि गांव है और उस गांव का नाम है बेटा देवराला। देवराला, देवराला गांव है। और इसी देवराला गांव में अपने राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना हुई थी। देवराला गांव श्री माधोपुर, पहले ये नीम का सॉरी पहले ये सीकर में था, अब नीम का थाना में। यहां यहां 4 सितंबर 1987 को, 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में अंतिम सती हुई थी। राजस्थान में अंतिम सती हुई थी। और वो सती कौन हुई थी? क्या कहोगे? श्रीमती रूप श्रीमती रूप कम। और ध्यान रखना ये जो घटना 1987 में हुई थी ये श्री हरिदेव जोशी के शासनकाल में हुई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरिदेव जोशी थे। और कहते हैं कि इस घटना से प्रभावित होकर, या प्रभावित तो क्या मतलब इतना इफेक्ट पड़ा उन पर कि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये बात भी आपको याद रखना। एक देखो यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ था, यहाँ पर पाटन का युद्ध। कौन सा? पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1700 सॉरी क्या कहोगे 20 जून 1790 को, माफ करना, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध कब हुआ था बच्चों? क्या कहोगे? 20 जून 1790 को। मराठा व राजपूतों के बीच, और राजपूतों में एक तो आमेर और मारवाड़ के राजपूत संयुक्त रूप से लड़े थे मराठों के विरुद्ध। लेकिन यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? मराठों की विजय हुई थी। ठीक है। तो और एक तो बवाई चोटी, ठीक है, कौन सी? बवाई चोटी के बारे में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। बवाई चोटी ये इस जिले की लगभग, सुनो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो सकती है। बवाई चोटी है ये 780 मीटर ऊंची चोटी है। कितने? 780 मीटर ऊंची।
क्योंकि सबसे ऊंची चोटी संभावित जो चोटी रहेगी इस जिले की वो कौन सी रहेगी, लोहागढ़ चोटी। ठीक है, चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक जोगीदास की छतरी भी इस जिले में, कौन सी, जोगीदास की छतरी भी इस जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कौन से जिले को लेकर थी, क्या कहोगे, नीम का थाना। और नीम का थाना जिले का गठन के बाद सीकर जिला है वो सीमावर्ती जिले से आंतरिक जिला हो गया था। ठीक है बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।